हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो चुटकू सा बीस एक जोरदार अटैक करके दो स्पिरिट बीस को जान से मार डाल दिए। इसके बाद भाई साहब बोलने लगता है तुम्हारे पास कितना फैमिली बीस है, वो सारे बीस को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए एक ही साथ भेजो। वो सारे बीस को मैं और मेरा बीस दोनों मिलकर एक ही बारे में जान से मार डालेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है तुम्हारे जैसे नल्ले नल्ले बीस से फाइट करने का। ये सुनने पर वानली बोला तो ओ बच्चे तुम्हें इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ दो फैमिली बीस को जान से मारने के बाद। अगर मैं चाहता तो मैं भी 3 या 4 बीस को आसानी से मार सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आकर मेरे साथ फाइट करो। ये बोल के अपना हाथ में एक जोरदार एनर्जी की ब्लास्ट बनाने लगता है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद भाई साहब बोलने लगता है मानना पड़ेगा इस बंदे को, इसके पास थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअल पावर है। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है भाई साहब तुम इस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये 30 से की 5th लेवल पर है, तो इसीलिए हमें उस बंदे से थोड़ा बहुत संभाल के फाइट करना पड़ेगा। और तब हम वानली की तरफ देखते हैं, वो अपना पूरा पावर यूज करके एक जोरदार अटैक भाई साहब की तरफ कर देता है। इसे देखने के तुरंत बाद अपना हाथों के अंदर भाई साहब भी अपना पूरा एनर्जी ला लेते हैं। इसके बाद ये भी अटैक करने के लिए सामने की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते बोला होता है ईजियन तुम्हें भी मुझे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ये बोल के उसका अटैक पे ऊपर ये भी एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसके वजह से इन दोनों की एनर्जी से हवा में से टकरा जाते हैं। इसे देखने के बाद वानली चिल्ला रहा होता है बच्चे कहे क्या तुझे सच में लगता है तेरे इतू सा कल्टिवेशन के साथ तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए मैं अपना आधा पावर को यूज करके तुम्हें पूरी तरह से कुचल के रख दूंगा। और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे 22 का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल के ऊपर है और सामने वाले बंदे का कल्टिवेशन लेवल तीसरे स्टेज की 5th लेवल पर है। फिर भी मैं देख सकती हूँ बाईसा उस सामने वाले बंदे को बराबर टक्कर दे रहा है। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। और तभी हम बाईसा की तरफ देखते वो सामने की तरफ अटैक करते करते अपने मनी में सोचने लगता है कि यस मुझे पहले ही पता था कि ये चुटकू सा भी मुझे अपना एनर्जी थोड़ा बहुत दे सकती है कभी कभी। पहले मुझे इसके बारे में सिर्फ पता था, पर अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। और तभी हम इस वानली की तरफ देखते वो पूरी तरह से चौका पड़ा होता है और अपने मनी में सोचने लगते ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? इस बंदे की एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रही है। ये सोचने तुरंत बाद ये सारे लोगों को ऑर्डर देने लगता है आओ मेरे साथ आकर इस बंदे के साथ फाइट करो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी यूज करके बाइसा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद ईजियन ने अपना चाहता निकाल दिया थे। इसके बाद बोलने लगता अगर ऐसी बात हो मैं भी वहां पर आ रहा हूँ और मैं भी उस फाइट में ज्वाइन हो रहा हूँ। ये बोल के अपना चाहता यानी उसका कमाल का आर्टिफैक्ट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के तुरंत बाद ही बाइसा के पास आकर रुक जाती है और वो सामने वाली बंदे की तरफ अटैक करने वाली होते तभी हम देखते हैं बाइसा के नीचे के जमीन पूरी तरह से फिर से टूटने लगती है। इसे देखने के बाद बाइसा बोला होता है एक सेकंड कहीं हम फिर से नीचे तो नहीं गिरने वाले हैं। और यही सच होता है क्योंकि उसके नीचे के जमीन पूरी तरह टूट जाती है। इसके वजह से वो तीनों लोग नीचे तरफ ऐसा गिरने लगते हैं। इसके वजह से वहां पर दुआ हो जाता है और दुआ हटने के बाद ये डेलिकेसी क्लब वाला बंदा बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा अकेले ही हम सारे लोग को अटैक को सेव पाए हुआ वो भी आसानी से, और उसका नीचे का जमीन बिल्कुल भी ये सही नहीं पाए। इसके वजह से वो पूरी तरह टूट गया। और एक क्यूएन लिंक केव काफी ज्यादा बड़ी केव है, उसके नीचे काफी सारे छोटे छोटे केव्स होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उन्हीं छोटे केव्स के अंदर एक छोटा केव टूट गई। इसके वजह से ये लोग उसी केव के अंदर गिर गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई भी बंदा जिंदा बच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये सारे लोग भी मर चुके होंगे। सोचता ये सामने की तरफ देखने लगता है। देखने तुरंत बाद पूरी तरह चौक जाता है क्योंकि वो क्रैक पूरी तरह से बड़ा होते जा रहे होते और ऐसे ही बड़ा होते होते इनकी तरफ भी आने लगते। इसे देखने के तुरंत बाद वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं भागो भी यहाँ से, वरना हम सारे लोग भी वो तीनों लोगों की तरफ इसके अंदर फंस के पूरी तरह से मर जाएंगे। ये बोल के वो सारे लोग मिलके वहां से काफी दूर ऐसा भागने लगते हैं। और तभी हम उस केव के अंदर देखते हैं वहां पर पूरी तरह से अंदर जा चुका होता है। तब ये ईजियन चिल्लाने लगता है भाई साहब तुम कहाँ पर हो? तब भाई साहब बोलने लगते हैं ईजियन तुम्हें इतना भी चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में हूं। ये बोले तुरंत बाद भाई साहब अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा एनर्जी को गोले को बनने लगते हैं। इसके वजह से बाहर की तरफ रोशनी आ जाती है। इसके बाद भाई साहब बोलने लगता है हम लोग काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि इतना ऊपर से गिरने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है हम कहाँ पर लकी है, क्योंकि हम ये अंधेरे गुफा के अंदर फंस गए और हमें बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता। अगर ऐसे ही चलता रहो कुछ ही दिन के बाद हम यहीं पर मर जाएंगे। और तभी बैसा सामने की तरफ देखने के बाद बोला होता है हमारे सामने 30 मिनट जितना लंबे रास्ते को बड़ा बड़ा पत्थर पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे बड़े बड़े पत्थर को हम आसानी से बर्बाद करके सामने की तरफ जा सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास तीसरे स्टेज के 5th लेवल जितना ताकत होना चाहिए। और मेरे बारे में बात करें तो मेरे पास इतना कल्टिवेशन है ही नहीं। अगर तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम मेरे से भी नली हो, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब हम क्या करें। ये सोचता वो वहीं पर खड़े हो रहा होता। तभी हम देखते वो चुटकू सा बीच आकर इसका कंधे पर बैठ जाती है। और वो बीच को देखने के बाद ईजियन बोलने लगता है क्या चुटकू तो ये सारे कांड को देखने के बाद भी यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो? और ये सुनने के बाद ये भाई साहब बोलने लगता है ऐसा लग रहा है मेरे सैक्रिफाइस को देखने के बाद ये चुटकू मेरा फेवरेट बीच बनना चाहती है। अगर ऐसी बात तो मैं भी इस चुटकू को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये बोल के अपना उंगली फिर से काट लेता है। इसके वजह से अपना खून को उस बीच के माथे पर रख देते हैं। इसके तुरंत बाद ही उसके माथे के ऊपर काफी सारा एनर्जी आकर इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं। तब हम देखते हैं वो चुटकू सब इस फाइनली पेनेंट के फॉर्म में आ जाती है और उसे अपने हाथ में लेने के बाद ये भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है एक सेकंड ये
ये चुटकू सा मिस मेरे अंदर की एनर्जी को थोड़ा बहुत करके बढ़ा सकती है। अगर ऐसी बात है चुटकू सा मिस की ये स्किल को और मेरे हेवन एंड अर्थ के कल्टीवेशन टेक्निक को दोनों को एक साथ कंबाइन करके कल्टीवेट करूं तो उसके बाद कुछ ऐसा मिरेकल बन सकते हैं। ये सोचने तुरंत बाद वो वही पर बैठकर पूरी तरह से कल्टीवेट करना चालू कर देता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये जन पूरी तरह हिल जाता है और चिल्लाने लगता है क्या 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 तुम पागल हो क्या? हम इस गुफा के अंदर पूरी तरह से फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, फिर भी तुम अपना कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में ध्यान दे रहे हो। और तभी ईजियन को काफी स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी की महसूस होती है। इसे देखने के तुरंत बाद ये अपने मन में सोचे तो अरे बाप रे इतना स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या इसका मतलब इस गुफा के आसपास कोई स्ट्रांग सा स्पिरिचुअल बीस्ट आया है क्या? अगर ऐसी बात तो हम इस गुफा से बाहर निकल जाए तब भी हमारे ऊपर मुसीबत आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। सोच सामने की तरफ देखने तुरंत पूरी तरह चौंक जाते क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि बाइसा के अंदर से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने पेनेंट को यानी वो चुटकू सा स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को फॉर्म यूज करके अपना कल्टीवेशन पर फोकस किया जा रहा होता है। और इसे देखने के बाद ये जन फिर से हिल जाता है और अपने मन में सोचे मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि स्पिरिट बीस्ट इतना स्ट्रांग होगा, और मुझे ये भी बिल्कुल नहीं लगा था कि बाइसा इसको इतना आसानी से यूज कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे कमाल का स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने में स्ट्रांग बंदों को भी फट के आदमी आ जाती है। तभी पे जियांग वांगली और उसके सारे चमचों की तरफ वो सारे लोग भागते भागते बाहर की तरफ आ रहे होते और उसी का वेट करते करते वहां पर ऑलरेडी काफी सारे लोग वहां पर आ चुके होते और तभी उन्हीं में से हम इस बंदे की तरफ देखते यही फूड एंड स्पिरिट एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल होता है। और इसके साथ साथ आपको भी पहले पता है कि फूड एंड स्पिरिट एकेडमी फिर से 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, उनमें चीसियाओ एकेडमी भी एक सेक्शन आते हैं और ये बंदा उसी चीसियाओ एकेडमी का डायरेक्टर भी होता है और इसका नाम चेंग कायू है। तब वाइस प्रिंसिपल पूछने लगता है कि वानली तुम इतना भागते भागते और डरते डरते क्यों आ रहे हो, क्या उस कियानलियो के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है क्या? ये सुने तुरंत बाद वानली बोलने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल सर आपकी ऑर्डर के मुताबिक हम कियानलियो के अंदर जाकर पहरेदारी कर रहे थे और तभी हमारे एकेडमी के 2 स्टूडेंट बिना परमिशन के वहां पर आ गए। आने तुरंत बाद काफी सारे स्पिरिट भी इसको मारने लगे, उनका स्कोर भी अपने पास रखने लगे। इसे देखने के तुरंत बाद हम सारे मिलकर उन दोनों को रोकने के लिए वहां पर गए थे, पर तभी वहां पर काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि वो दोनों मिलकर हाई लेवल की स्पिरिट भी इसको गुस्सा दिलाते। इसके वजह से वो स्पिरिट भी गुस्सा होकर इन दोनों पर एक जोरदार अटैक किया। ये अटैक तो ये दोनों आसानी से डाच कर लिया, पर इसके वजह से वो कियानलियो केव के अंदर एक बड़ा सा केव पूरी तरह टूट गया और बैड लक की वजह से दोनों उसी केव के अंदर नीचे गिर गए और मुझे लगता है वो दोनों मर गए। ये बोले तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।